हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अब सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, ठीक, इनऑर्गेनिक में, जिसको तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। इसमें हमारा जो सेकेंड चैप्टर होगा वो क्या होगा? वैद्युत रसायन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? देखो, बड़ी मजेदार की है मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग कह सकते हो। और इसमें चीजों को बहुत ज्यादा सीखने को, समझने को मिलेगा। तुम अपने आसपास भी इसको देख सकते हो। और वैसे भी ये सारी चीजें तुमने कहीं ना कहीं प्रयोग किए हैं, बट हमें पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सारी चीजों को जब सीखेंगे, जानेंगे, तो अच्छा लगने लगेगा। अब ये चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत वैद्युत रसायन। मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो बात ये आती है कि हमें करंट के बारे में, विद्युत के बारे में पढ़ना होगा, और रसायन के बारे में। इन दोनों के मिक्सर को हम लोग पढ़ेंगे। जब तब हम लोग को क्या कहेंगे कि हमारा चैप्टर क्या है? वैद्युत रसायन है। अब हमने आपको ये बताया था, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको जानो, समझो कि उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या ये सारी चीजें। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो 3 to 7 नंबर के। कितने बनते हैं? 3 to 7 अंक के होते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुविकल्पी के रूप में, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी, ठीक, लघु उत्तरी के रूप में पूछे गए हैं। और आंकिक प्रश्न, ठीक। मतलब आपसे न्यूमेरिकल भी कुछ पूछे गए होंगे। आंकिक प्रश्नों का मतलब यही हो गया। यहाँ से आपके ये तीन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब बहुविकल्पी का मतलब ये हो गया कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। लघु उत्तरी का मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स हम लोग मान चलते हैं। तो हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 मार्क्स हो गया, यहाँ पे 2 मार्क्स हो गया, तो हमारे पास 4 मार्क्स बचते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के आएंगे, है ना। इसके पहले अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करते थे तो वहां पर भी ऐसा था, न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। तो हमें ज्यादा फोकस करना है इन सब पे। और डेफिनेशन जो है वो आप सबको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी सा डेफिनेशन होने वाला है। बड़े आसानी से पढ़ना है, चीजों को समझ समझ के पढ़ना है। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि नोट्स बना दे चलो साथ साथ। हमारे पास इतना थोड़ी ना टाइम है कि हम लोग पढ़ ले फिर बाद में बनाएंगे, ये सब नहीं। नोट्स बनाते चलिए, चीजों को समझते चलिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा ये क्या होता है कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल सी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे बेटा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? जो 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 लोग उसमें अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये होता क्या है, रसायन विज्ञान। अब देखिए क्या लिखा है डिफिनीशन में। डिफिनीशन में ये बोल रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन ऊर्जा क्या किया जा रहा है? रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, या फिर विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब इसमें परस्पर उसका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अब यहाँ पे समझो आगे होता क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा, इसको दो भागों में बांटा गया है। विद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया है। विद्युत रसायन, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला चालकता, चालकता की बात कर ले। फिर दूसरा हम लोग बात करें इसका, सेल, ठीक। इनको दो भागों में बांटा गया है। अब देखो चालकता की जब बात आएगी तो तुम्हें पता है कि चालकता होता क्या है। ये ये जो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें चालकता, तो ये चैप्टर कुछ चीजें फिजिक्स के से कोरिलेट है। मतलब तुम्हें कुछ चीजें फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। जो चीजें हमें नहीं पढ़नी है हम लोग उसको स्किप करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसको डेप्थ में पढ़ लेना वहां पर भी। अब देखो चालकता, चालकता क्या मतलब होता है? कंडक्टर। चालकता क्या मतलब होगा? कंडक्टर, जो चालक है। तो यहाँ पे ये चालकता क्या करेगा? विद्युत की बात करेगा ना। यहाँ पे हम लोग विद्युत की बात करेगा तो ये विद्युत को क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा।
आप बोल सकते हो वैद्युत धारा को क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। बात समझ में आ रही है ना, यही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये क्या कहलाएगा, हमारा चालक कहलाएगा या चालकता। ठीक, चालकता ये कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी की, सॉरी सेल की बात करूं, तो ये सेल क्या होता है, सेल और बैटरी में डिफरेंस बता सकते हो, अंतर क्या है सेल और बैटरी। देखो हम लोग ये सारी चीजें रोज देखते हैं लेकिन पता नहीं होता है। अगर मैं सेल की बात करूं तो ये कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं पता है। अब यहाँ पे सेल की बात की जाए तो जैसे तुम रिमोट वाली बैटरी देखे हो, या फिर घड़ी में जो हम लोग वॉल घड़ी लगाते हैं, ठीक, ये सब चीजें को जो देखे हो तो वहां पे बैटरी होती है, छोटे छोटे दो बैटरियां, है ना, दो बैटरियों को हम लगाएंगे तब चलेगा। तो उसमें से एक बैटरी जो छोटी सी है उसी को हम लोग कहते हैं शेल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक, छोटा सा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ पीनट की तरह लगा होगा, इधर भी, और एक दूसरी ऐसे ही होती है। तो हम ये दोनों चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो एक ही बैटरी ऐसी होती है बिल्कुल, ठीक, यहाँ पे भी पीनट की तरह, यहाँ पर भी। मतलब तुम कह सकते हो कि जो हमारी बैटरी है उसमें दोनों सेल पाए जाते हैं। इसमें कहने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोड और एनोड, सॉरी कैथोड और एनोड की बात हो रही है, और इसमें सब क्या होंगे, अलग अलग। तो ये सेल हो गई है, ये बैटरी हो गई। बात समझ में आ रहा है। खैर इसकी बातें हम लोग और डेप्थ में करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बस इतना समझो, जो हमारी सेल होती है वो सिंगल होती है। सेल क्या होता है, सिंगल होता है, अकेला, बस। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है कि वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। वैद्युत चालकता के आधार पे तो लिखिएगा, वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में इसे बांटा गया है। पहला कौन सा है, चालक पदार्थ, दूसरा है अचालक पदार्थ, तीसरा है अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनोगे। अब इसमें जो चालक पदार्थ होता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये होगा कि जो विद्युत धारा का क्या करे, चालन करे, जो विद्युत धारा का चालन करे, जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन करे, उसे चालक कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं है, चालक या चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक, यहाँ पे चालक पदार्थ भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात किसकी आती है, अचालक की। कि अचालक क्या होता है, तो अचालक में ये बोलोगे कि जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करे ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचालक। अब देखो ये हमें पढ़ना नहीं है ये दोनों, लेकिन बस सुन लो कि होता क्या। अर्धचालक का क्या मतलब है कि जो किसी खास परिस्थिति में चालक करे, सामान्य परिस्थिति में वो चालन करे ही नहीं विद्युत धारा का, लेकिन वो खास परिस्थिति में चालन करे। अगर मैं यहाँ पे चालन की बात करूँ तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिया जाए इसका एग्जाम्पल, तो तुम क्या कहोगे कि लोहा हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा ना, ये सब तुम्हारे क्या होंगे, विद्युत चालन करेंगे। अचालक की तुम बात कर लो तो तुम जानते हो कि क्या क्या हो सकता है। अर्धचालक की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें जानते हो सिलिकॉन होता है, कैंडियम होता है, जर्मेनियम, ये सब होते हैं जो अर्धचालक की तरह काम करते हैं, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं है,
लेकिन फिजिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ लेना, ठीक। अभी तक देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बने नहीं है, तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगर मैं चालक पदार्थ की बात करूं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। चालक पदार्थ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है ना। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होगा? धात्विक चालक, धात्विक चालक। दूसरा मैं बात करूं तो विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। तीसरा मैं बात करूं तो मिश्र चालक या मिश्रित, ठीक। ये चीजें हैं। अब देखो धात्विक चालक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, अगर याद होगा तो ये चैप्टर देखो, ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो। अगर ये टॉपिक की मैं बात करूँ तो ये थर्ड चैप्टर में पढ़ाया गया होगा आपको। तो यहाँ पर होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। धात्विक चालक अगर आ गया तो वहां पे क्या होगा, धात्विक चालक अगर आपके पास आ गया तो आप यही कहोगे कि यहाँ पे धातुओं का रोल होगा, है ना। इसमें क्या होंगे, धातु होंगे, और धातु विद्युत का चालन कब करते हैं, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण तभी वो चालक कर पाते हैं विद्युत। वो अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं तभी वो क्या कर लेते हैं, धातु चालक को प्रवाह कर लेते हैं ना, मतलब प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, धात्विक चालक में, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या समझ में आ रही है, किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। कभी कभी क्वेश्चन में यही आ जाएगा कि विद्युत धारा, है ना, बोला जाएगा कि विद्युत धारा किसके कारण होता है। एग्जाम्पल में ये दिया रहेगा धात्विक चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप क्या लगाओगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो अभी पढ़ा रहे हैं तो चीजें समझ में आ रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते जाओगे, तो गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो आप रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये आ जाएगा समझ में। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट तो होगा नहीं। अब अगर हम इसकी बात करें विद्युत अपघटनी की, तो इसमें आप जानते थे कि विद्युत अपघटनी जब हम लोग पढ़ते थे तो आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता था, आयंस, आयनों के कारण, ठीक। इसमें आयनों के कारण क्या होता है विद्युत धारा मतलब चलती है। अब देखो हो क्या रहा था, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो तुम जान रहे थे कि अगर वहां पे हम लोग बात करते थे, 10th की अब बात सुन लो, तो हम क्या करते थे, वाटर लेते थे, डिस्टिल्ड वाटर, विद्युत धारा जब हम लोग उसको देते थे तो वो टूट जाता था। वो पानी, यही बैटरी का जो पानी होता है वो टूटता था, H2 में प्लस O2 में टूटता था। तुम जानते हो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। फिर कौन किसके पास जाता था, यहाँ पर भी इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, खैर इसकी बातें हो भी नहीं रही। लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसमें नमक की बात करते हैं, NaCl। देखो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो पूरे चैप्टर में बस वही छाए रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग नमक की बात कर ले, सपोज करो इसमें नमक भरा है, जब हम इसको करंट देंगे तो ये टूटेगा सोडियम में और क्लोरीन में। इसमें टूटेगा सोडियम और क्लोरीन में। अब इसी आयन के थ्रू, देखो इसके ये सब आयन है ना, ये इन्हीं आयनों के थ्रू क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वो प्रवाह करेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो सपोज करिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया और एक बल्ब बना दिया लो ऐसे, है ना। पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक लाइन से इसको जोड़ दिया, ठीक। तो ये जलने लगा, ये क्या होने लगा, जलने लगा। बिल्कुल इस तरह से समझिए, आपके दिमाग की तरह बिल्कुल जलेगा। अब ये जलने लगा तो यही क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी, तो वो क्या बोलो, इसमें क्या बोला जाएगा, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या फिर जल डालने पर अपने आयनों में क्या होंगे, टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जो अपने आयन में हो क्या हो जाए, टूट जाए, तो वो सब क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघटनी चालक कहलाएंगे, वो पदार्थ जो अपने आयन में टूट जाए। अब मिश्रित चालक जो होता है वो हमें पढ़ना नहीं है,
तो हम लोग अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका डिफिनीशन इधर लिख लेना, ठीक। इसका डिफिनीशन हम यहाँ लिखवा रहे हैं, लिखोगे ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या जल डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघटनी पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी पदार्थ कहला रहे हैं। ये पदार्थों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है कॉमन सॉल्ट, ठीक, नमक, ऐसे बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, विद्युत अपघटनी पदार्थ कहलाएगा। इतना इसको नोट करिए जल्दी से। खास बात ये होती है इसमें खास बात ये होती है कि इसमें कैसे वो करेगा, तो इम्पोर्टेंट चीज ये रखना है कि जो यहाँ पे पदार्थ होंगे ना, वो हमेशा अपने गलित अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। अगर वो ड्राई सूखे रहेंगे तो नहीं, आप देख लेना कहीं पर भी ऐसे नमक होगा, उसमें इलेक्ट्रोड लगाओ, करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम उसको पानी दोगे ना, तो करंट पास होगा। जैसे अगर मैं सपोज करूँ, ये अगर हमारे घर के आसपास अर्थिंग दिया जाता है, तो तुम जानते हो कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नमक भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। क्यों, बस यही चीज करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, बस यही जानते हैं कि नमक से ऐसा होगा, लेकिन वहां पे क्या प्रक्रियाएं हो रही है वो नहीं पता होता है। आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, उसमें क्या होगा, विद्युत अपघटनी पदार्थ कौन है, नमक है। और जैसे ही हम नमक डालेंगे और पानी डालेंगे, तो वो क्या करने लगेगा, अपने आयन में टूटेगा। और जब अपने आयन में टूटेगा, तो वो क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाह करेगा। बहुत तेजी से लाइट जलने लगेगी, जैसे हाफ जलती थी वो थोड़ा फुल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा नोट करके लिख लेना। इसको गलित अवस्था में या विलयन मतलब सॉल्यूशन ना, विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाह करेगा, ठीक, विद्युत धारा प्रवाह करेगा अपने आयनों द्वारा, है ना। विद्युत धारा प्रवाह अपने आयनों द्वारा कर सकता है, तुम जो चाहो लिख लो, लेकिन ये गलित अवस्था हमेशा याद रखना, और विलयन की अवस्था में, है ना, ये चीजें याद रखिए, नोट करिए। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसा, ये 2 प्रकार के होते हैं, बस इतना याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल। दूसरा कौन होगा, दुर्बल। विद्युत अपघट्य, ठीक, ये चीजें होंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, प्रबल का मतलब क्या, मजबूत। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये सब कैसे होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी चीजों को हमें समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसमें क्या बोलोगे, ऐसे विद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से टूट जाए, है ना, पूर्ण रूप से आयनों, है ना, आप बोल सकते हो
पूर्ण रूप से आयनों के रूप में वो टूट जाएं पूरी तरह। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा टूट जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह दुर्बल में भी होगा। ये क्या होगा, दुर्बल में पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे, आंशिक रूप से, थोड़े से रूप में टूटेंगे। और यहाँ पे पूर्ण रूप से, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर चीजों को समझ लेंगे। अब देखिए इसके डिफिनीशन यहाँ पे, फिर डिफिनीशन में क्या लिखा गया है कि ऐसे विद्युत धारा अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे पूर्ण रूप से अपने आयन में टूट जाए, अपने आयन में वो पूर्ण रूप से टूट जाए। और इसमें क्या हो रहा है कि पूर्ण रूप से नहीं आएंगे, तो ठीक, जब हम लोग उसको विद्युत धारा, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, ठीक, ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो अब प्रबल क्षार की मैं बात करूं, चलो पहले प्रबल अम्ल ले लेते हैं। प्रबल अम्ल देखो याद भी होगा कुछ लोगों को, कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद प्रबल क्षार और प्रबल लवण, ठीक, ये सारी चीजें आती होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं अम्ल की बात करूं, तो अम्ल में आप क्या करते हो कि HCl ले लो, H2SO4, HNO3, ठीक। अगर मैं अम्ल की बात, क्षार की बात करूं, तो पहले मन में यही आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, क्या हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण की बात किया जाए तो आप बोलोगे पहला कॉमन सॉल्ट, ठीक। फिर दूसरा क्या बोलोगे, KI, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा KI हो जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है, तुम कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हो और KCl भी ले सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे तुम ले सकते हो। अगर मैं वहीं पे बात करूं किसकी, अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, दुर्बल की, तो दुर्बल में तुम लोग क्या कहोगे, दुर्बल में तुम बोल सकते हो, क्षार में तुम्हारा क्या होगा, अमोनिया होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर मैं ये बोलूं कि जो तुम्हारा दुर्बल क्षार है, ठीक, दुर्बल क्षार है, तो तुम क्या बोलोगे कि अमोनिया, ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पे प्रबल अम्ल की बात करूं, प्रबल अम्ल की बात कर लूं, तो यही सब तुम बोलोगे, ठीक है ना, यही सब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे। ये सारे एग्जाम्पल है इसके, तो ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा कि होता क्या है। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है यहाँ पे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारा उसमें आता है कौन, प्रतिरोध, कौन आता है, प्रतिरोध, ठीक। इसको हम लोग अवरोध भी कहते हैं, इसको कॉमन नेम अगर हम लोग कहेंगे, साधारण नाम से समझते हैं तो अवरोध समझते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रतिरोध का ये मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि वह कारक जो धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता हो, है ना, वह कारक, कोई एक कारण होगा, कारक होगा, जो क्या करेगा, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को इधर से उस साइड फेंकूं और वहां पे बीच में कुछ हो जो उसको उस पार जाने ही ना दे, तो वो क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। अब ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे होगा, आप जब कोई पढ़ने बैठोगे, अवरोध उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी ना, प्रतिरोध, ठीक। कभी कभी एकदम मूड बना के जाएंगे कि आज तो एकदम पढ़ के एकदम एकदम फाड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि होता हो नहीं पाता हमसे, क्यों, क्योंकि वहां पे अवरोध उत्पन्न करने के लिए हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मेहमान आ जाएंगे, कभी बुआ मौसी आ जाएंगी अपने 10-12 बच्चों को लेकर ऐसे, और कभी कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, अवरोध उत्पन्न करती हैं हमारे कार्य में। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वह कारक, वह
कारक जो धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये सब छोटे छोटे डिफिनीशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तब। ठीक, तो इसका हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि क्या होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ठीक, और ये कौन है? ये नागिन जैसा जब बना रहेगा तो इसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल अपॉन ए। ठीक, ये क्या है? लेंथ है, ये क्या है? एरिया है। इससे समझिएगा, ये जो रो है ना, यही क्या करेगा? प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यही क्या करेगा? प्रतिरोध उत्पन्न करने का कारण बनेगा। अब डिसाइड आप कर लो कि आपको ये रो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक, अब हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तुम लिख लेना विशिष्ट, रो को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। एल क्या है? लंबाई। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रहा है? अब इसका मात्रक क्या हो जाता है? मात्रक इंपॉर्टेंट है। मात्रक हमेशा याद रखना। मात्रक होता है ओम। मात्रक क्या होता है इसका? ओम हो जाता है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? विशिष्ट चालकता की। यहाँ पे रो की हम लोग बात करते हैं, तो हेडिंग क्या बनाओगे? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता में बोला जा रहा है कि एकांक लंबाई में और तथा एकांक अनुप्रस्थ काट में, इसको पहले डिफिनीशन लिखिएगा फिर समझते हैं हम लोग। अब देखिए डिफिनीशन से हम लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से बने सेल की बात हो रही है, का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक, ये मान लो हम लोग बर्तन ले लिए हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दो। तुम जान रहे हो कि एनोड होगा और कैथोड होगा। बोला जा रहा है एकांक लंबाई, मतलब एकांक ये इसकी एक लंबाई। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, एकांक क्षेत्रफल है ना, ये हो गया। और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, एकांक लंबाई और क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो तुम क्या करोगे? इसी की बात करोगे। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। ये इसी की बात हो रहा है कि यहाँ पे एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल से बने सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब रो की मात्रक की बात कर ले हम लोग। रो का मात्रक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक निकालना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता था? देखो यहाँ से R इजिकल टू रो L अपॉन ए। ये होता था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये होगा। तो अब हमें किसका निकालना है? रो का मात्रक निकालना है। तो बेटा तुम क्या करोगे? R को उस साइड लेकर जाओगे। R को जब उस साइड लेकर जाओगे तो A ऊपर होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। A तुम्हारा ऊपर हो जाएगा और L नीचे हो जाएगा। L क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब तुम जानते हो कि R को हम लोग इधर से R को हम लोग ओम लिखते हैं। R को ओम लिखते हैं। एरिया जो हमारा होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एरिया जो होता है वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। और लेंथ में क्या होगा? ओनली मीटर। लेंथ में क्या होगा? ओनली मीटर होगा। तुम 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर दो। 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर दो। तुम्हारा फॉर्मूला जो बनकर तैयार होगा वो हो जाएगा ओम, सॉरी मात्रक, ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का। इसी को हम लोग बेटा सेमी भी में लिख सकते हैं। ओम सेमी में भी कहते हैं।
ये याद रखिएगा। ठीक, ये सब तो ये मात्रक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कहीं आपसे पूछ ना लिया जाए, इतना नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब शुरू से ही चैप्टर था, देखो बारीकी से पढ़ना, चीजें नहीं जब समझ में आएंगी तो कमेंट में जरूर बताना। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।